गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ लेबर। तो अकॉर्डिंग टू ईमेल डुर्केम, एक्सट्रीम डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ द कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। एक्सट्रीम डिवीज़न, जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अच्छा है, क्योंकि अगर हम लेबर मतलब अपने कामों का डिवीज़न कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सब अपने अपने काम देखते हैं। पर एक्सट्रीम डिवीज़न कर देंगे तो वो क्या करेगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन राइज करेगा। जैसे एक्सट्रीम डिवीज़न मतलब अगर हम लोग हद से ज़्यादा किसी का काम बांट दें तो उसमें भी क्या होगा, लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि मुझे क्या करना है, सेम काम तो उसे भी दिया गया है तो उसने क्या करना है और मुझे क्या करना है। पर अगर हम ओनली डिवीज़न ऑफ लेबर रखें तो उसको पता होगा कि मुझे सुपरवाइज़ करना है, और दूसरे को पता होगा कि मुझे इसको असिस्ट करना है, तीसरे को पता होगा मुझे इस काम को करना है। पर उसी जगह पर अगर हम एक्सट्रीम डिवीज़न कर दें उन लेबर्स का तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है। तो ये क्या होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को अराइज करता है किसी भी फैमिली में, कम्युनिटी में और किसी इंडिविजुअल में। फिर वॉयलेशन ऑफ सोशल रूल्स, ठीक है। अब जैसे दिखा है, इसमें लिखा है इन सोसाइटी देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल वायलेट द सोशल रूल। एक किसी सोसाइटी में हर जो इंडिविजुअल रहता है वो किसी भी रूल्स को क्या करता है, वायलेट करता है, उसको तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है, उसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिस इज़ द डिसऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट अपॉन सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसके कारण जो उस रूल्स को फॉलो करने वाले, बनाने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो जब तक इनका आगे उल्लंघन करना देखा नहीं जाता, चेक नहीं किया जाता है, ये इवेंचुअली क्या करते हैं, लीड करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के डेथ का, ठीक है। इसलिए इससे भी क्या होता है, वॉयलेशन ऑफ रूल से क्या होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है। अगर कोई बार बार किसी भी रूल्स को तोड़ते रहेगा तो फिर रूल्स बनाने का क्या मतलब है। अगर दो लोगों के लिए रूल्स बनाया गया है, उसमें से एक बार बार उस चीज़ को तोड़ रहे हैं और दूसरा उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर लोग एक कोई फॉलो कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि दूसरा भी उस चीज़ को फॉलो करे, पर दूसरे ने नहीं किया, जिससे इस वाले सिचुएशन में क्या आएगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, कंडीशन अराइज होगा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड बढ़ता गया, क्या हुआ, लोगों के बीच में कैपिटलिज्म का भावना आया कि हम बड़े हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आया उनके बीच में, एक्सप्लॉइटेशन का भावना आया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में ऊंच नीच का भावना आया, फैमिली डिसऑर्गेनाइज हो गई, क्राइम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पहले क्या थे, किसी कारखाने में काम करने के लिए क्या होते थे, बहुत सारे मजदूर होते थे, पर टाइम के साथ क्या हुआ, मजदूरों की जगह मशीनों का यूज़ में होने लगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट आया, क्राइम हो गया, इमोरलिटी आ गई, क्योंकि लोग क्या हुए, अब ज़्यादा क्लासी होने लगे, तो उनमें सारे जो मोरल्स थे, उनके जितने मोरल्स होने चाहिए एक इंडिविजुअल में, वो सारे क्या होने लगे, लॉस होने लगे, इमोरलिटी आई, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, ये सारे क्या हैं, एविल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, राइज करते हैं। कल्चरल लैग, अब कल्चरल लैग हमने जैसे पढ़ा था, मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। मटेरियल क्या थे, हमारी टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, ये सारे हमारे मटेरियल्स हैं। नॉन मटेरियल, तो मटेरियल जितने भी चीज़ें रहती हैं उनमें चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, जैसे हमारे मटेरियल में आएंगे, हमारे टेक्नोलॉजी आएंगे, हमारे व्हीकल, हमारे ट्रांसपोर्ट आएंगे, ठीक है, हमारे फैशन आएंगे, ये सारे हमारे मटेरियल चीज़ है। नॉन मटेरियल चीज़ में हमारे कस्टम, हमारे वैल्यू, हमारे बिलीव आएंगे। तो मटेरियल जो चीज़ थी वो जल्दी ज़्यादा उसमें चेंजेस हो जाते थे, ठीक है, पर नॉन मटेरियल चीज़ों में बहुत जल्दी चेंज नहीं आता है, जिसके कारण उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जो कल्चरल लैग को या फिर कल्चरल गैप को क्या करता है, अराइज करता है, जिसके कारण होता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। फिर नेचुरल डिजास्टर होने से क्या होता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, डिस्टर्बेंस इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड टू हिज इन्वायरमेंट। फिर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने से क्या हुआ, मेन्स का डिस्टर्बेंस हुआ, किससे, मेंस का डिस्टर्ब मेंस का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो गया उनके इन्वायरमेंट से, जिसके कारण, इसका कारण क्या था, अर्थक्वेक था, फ्लड्स था,
वॉल्केनिक इरप्शन था, ठीक है। और क्या था, वेरियस अदर डिजास्टर ऑफ द नेचर में आल्सो हैव द डिसऑर्गेनाइज इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ये सारे मतलब ये सारे जो डिजास्टर थे, जो मेंस का जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट से उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया, जिसके कारण हुआ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। वॉर्स डिस्टर्ब द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इंट्रोड्यूस कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन सोसाइटी। अब जैसे किसी को जैसे बोला जाता है कि इंडिया के लोग वॉर नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वॉर करने से हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे हमारा जो क्या बोलना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक्स हैं वो गिर जाते हैं, प्लस हमारे जो देश की जो हेल्थ सिस्टम वो वीक हो जाती है। फिर उसके साथ ही साथ हमको किसका हार्म होता है, हमको हमारे ह्यूमन बीइंग का भी हार्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया के लोग मोस्टली वॉर नहीं करना चाहते। तो क्या होता है, वॉर डिस्टर्ब द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एंड इंट्रोड्यूस कन्फ्यूजन एंड डिजास्टर इन सोसाइटी, ठीक है। ये हमारे कंट्री की इकोनॉमी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है और सोसाइटी में कन्फ्यूज़न होता है, डिसऑर्डर अराइज होता है। वॉर लीड टू स्कैर्सिटी, मतलब ये क्या करता है, हमारा जो वॉर है वो हमारा जो क्या बोलना चाहिए, हमारी एकजुटता होती है, ये हमें क्या लाती, कमी लाती है। जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं वॉर पीरियड में। वॉर ऑल्सो अफेक्ट द मेल एंड फीमेल रेशियो। तो ये सारी चीज़ के कारण क्या होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है। तो अब हम आगे देखेंगे पोवर्टी। तो पोवर्टी क्या है, पोवर्टी इज़ अ सोशल प्रॉब्लम इज़ वेरी मच आउट ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। तो पोवर्टी क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। इट मीन्स द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इन विच अनएबल टू मीट आउट हिज बेसिक नीड। तो पोवर्टी में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना बेसिक नीड भी पूरा करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, ठीक है, अनेबल होते हैं। इट इज़ अ मेजरेबल ओनली इन टर्म ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। तो हम पोवर्टी कैसे मेज़र कर सकते हैं, ओनली इन टर्म ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिसोर्स ऑफ गिवन सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इट इज़ द कंडीशन इन विच अ पर्सन आइदर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इनकम और अनवाइज एक्सपेंडिचर। तो ये दो तरीके से पोवर्टी को हम देख सकते हैं, या तो पर्सन का जो इनकम है वो इनएडिक्वेट है, या फिर उसके पास उसके इनकम से ज़्यादा खर्चे हैं। तो टाइप ऑफ पोवर्टी, तो यहाँ पर दो टाइप की पोवर्टी दिए गए हैं, रिलेटिव पोवर्टी और एब्सोल्यूट पोवर्टी। तो पहले हम देखेंगे, पोवर्टी मीन्स द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इन विच ही इज़ अनेबल टू मीट आउट हिज नेचुरल डिपेंडेंट बेसिक नीड एज टू फंक्शन नॉर्मली एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो पोवर्टी क्या है, इसमें जो पर्सन रहता है वो अपना बेसिक नीड भी फुलफिल करने के लिए क्या रहता है, अनेबल रहता है, कि वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसको भी क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पोवर्टी। तो रिलेटिवली पोवर्टी और एब्सोल्यूट पोवर्टी। तो रिलेटिव पोवर्टी क्या है, इट इज़ दैट इन विच द इंडिविजुअल इज रिलेटिवली पुअर कंपेयरिंग सम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी हु आर रिलेटिवली रिच। तो रिलेटिवली पुअर मतलब जो एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो वो जो पर्सन रहेगा वो सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं उनसे थोड़ा पुअर रहेगा, थोड़ा गरीब रहेगा, और बाकी जो लोग रहेंगे वो उससे रीच रहेंगे, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली पुअर। और एब्सोल्यूट पुअर्टी में क्या होता है, मीन्स दैट इन विच द इंडिविजुअल इज अनेबल टू मेंटेन अ मिनिमम डिसेंट स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल रहता है वो अनेबल रहता है टू मेंटेन उसका मिनिमम डिसेंट स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने के लिए वो क्या रहता है, अनेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर। और वो मतलब बोलना चाहिए उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर्टी। So student, your today class is over.